हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैप्टर 8 के एमसीक्यूएस ये लेक्चर के अंदर देखेंगे। एमसीक्यूएस स्टार्ट करने से पहले कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो देख लेते हैं। चलो, ये है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। एज वी नो, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर दो चेन होती है, लाइट एंड हैवी चेन्स। ओके, लाइट चेन एंड हैवी दो चेन होती है, जिसे नॉर्मली H2L2 ये फॉर्म में दिखाया जाता है। ये जो दोनों चेन है, लाइट एंड हैवी, बोथ आर अटैच विथ ईच अदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, पॉलीपेप्टाइड के दोनों चेन है, और पॉलीपेप्टाइड जो चेन होते हैं वो एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होते हैं। जैसे एंटीबॉडी में पॉलीपेप्टाइड चेन अटैच हो रही है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, उसी तरह जो इंसुलिन होता है उसके स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो भी अटैच होती है बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच हुई होती है ये जो चारों चेन है, वो दो हैवी एंड दो लाइट। अभी देखो, एंटीबॉडी जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर में दो रीजियन होते हैं, एक वेरिएबल एंड दूसरा कांस्टेंट रीजियन। ओके, इतना जो रीजियन है, इतना रीजियन, इसे बोलते हैं कांस्टेंट रीजियन। कांस्टेंट रीजियन मतलब क्या? ये जो रीजियन है वो सारे टाइप के जो एंटीबॉडीज़ है, IgA, IgE, IgM, IgG एंड IgM। ओके, सारे टाइप के जो पांचों टाइप के जो एंटीबॉडीज़ है, सबके अंदर इतना जो रीजियन है वो कांस्टेंट रहेगा, इतना जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। ओके, इतने स्ट्रक्चर में जो भी पॉलीपेप्टाइड है, उस पॉलीपेप्टाइड बने होते हैं अमाइनो एसिड के, तो वो एकदम कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये जो रीजन है उसे क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। अभी देखो, एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो बनते हैं फ्रॉम बीटा लिम्फोसाइट। ओके, तो बीटा लिम्फोसाइट में से जो पांचों टाइप के एंटीबॉडीज़ बनेंगे, ओके, पांचों टाइप के एंटीबॉडीज़ बनेंगे, ओके, वो जो एंटीबॉडीज़ है उनका ये रीजन बिल्कुल सेम होगा, कांस्टेंट होगा, इसीलिए इसे बोलते हैं कांस्टेंट रीजन। और वेरिएबल रीजन क्या है? तो वेरिएबल रीजन मतलब ऐसा पार्ट जो चेंज होता है। IgA में कुछ डिफरेंट है इसका स्ट्रक्चर, तो IgE टाइप का जो एंटीबॉडी है उसमें ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, तो उसे बोलेंगे वेरिएबल रीजन। ओके, यूजुअली ये ऊपर वाला पार्ट है उसे बोलते हैं वेरिएबल रीजन। वेरिएबल जो रीजन होता है उसके पास होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। ओके, तो यहाँ से ये जो दोनों रीजन है वो दोनों के बारे में याद रखना है। चलो, यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको दिखाई है कि इतना जो पार्ट है वो है कांस्टेंट इन ऑल टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़, ये जो पार्ट है वो है अलग अलग। ओके, अभी देखो, कांस्टेंट रीजन कोई पूछे तो एक एंटीबॉडी में कांस्टेंट रीजन एक ही होता है, वाइल वेरिएबल रीजन कितने होते हैं? दो। ठीक है, चलो। ओके, चलो, उसके बाद है एपिटॉप एंड पैराटॉप। ओके, नाउ लेट्स सी एपिटॉप एंड पैराटॉप क्या होता है। ओके, हमने देखा कि एंटीबॉडीज़ के पास होता है ऊपर की तरफ एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है उसे पैराटॉप बोलते हैं। ओके, उसके लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो है पैराटॉप। ठीक है, एपिटॉप मतलब क्या? तो जिस तरह एंटीबॉडी के पास स्पेशल साइट है जहाँ पे आके एंटीजन है वो अटैच होगा, उसी तरह एंटीजन के पास भी स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ओके, उसके पास भी ऐसी साइट होती है जिसके थ्रू वो अटैच होता है विथ एंटीबॉडी। तो एंटीजन पे जो साइट है टू बाइंड विथ एंटीबॉडी उसे बोलते हैं एपिटॉप। ओके, तो एपिटॉप प्रेजेंट होता है एंटीजन पे, पैराटॉप है वो प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी पे। ओके, देखो यहाँ पे सेम चीज़ दिखाई है आपको, क्लियर कट यहाँ पे है कि ये है हमारा एंटीजन। ओके, और इसका इतना जो साइट है वो क्या हो जाएगा? एपिटॉप। सेम वे ये वाला जो साइट है वो होता है पैराटॉप, जिसके साथ बाउंड होता है एपिटॉप रीजन ऑफ एंटीजन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। काफ़ी बार वर्ड आएगा ऑप्सोनाइजेशन।
एंड फेगोसाइटोसिस। ओके, ऑप्सोनाइजेशन क्या है? तो हमें पता है कि कोई भी वायरस बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आता है तो स्पेसिफिक टाइप के जो एंटीबॉडीज़ है वो बनते हैं बॉडी में। एंटीबॉडीज़ क्या करेंगे? तो एंटीबॉडीज़ जो वायरस या फिर जो बैक्टीरिया है उसके ऊपर जाके इस तरह अटैच हो जाएंगे। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर बना वो सेल के अंदर एंटर होगा। मोस्टली ये जो सेल होते हैं ये येलो कलर वाले, उन्हें बोलते हैं फेगोसाइट। ओके, ये जो सेल है वो क्या करेंगे? ये जो स्ट्रक्चर है किसका? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ओके, उसे अपने अंदर ले लेंगे। अंदर ले लेना। ओके, फेगोसाइट सेल ने क्या किया? एंटीजन एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर बना है उसे इनगल्फ कर लिया, अंदर ले लिया। ये जो इनगल्फिंग जो प्रोसेस है, इनगल्फिंग ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाय फेगोसाइट इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। ओके, अब क्या होगा? ये जो फेगोसाइट सेल है वो अपने अंदर से कुछ ऐसे एंजाइम और केमिकल रिलीज करेगा जिसकी वजह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड हो जाएगा। एंटीजन जो है वो टूट जाएगा। एंटीजन पैथोजन था, बैक्टीरिया वायरस था, वो अब मर जाएगा। ओके, तो एक बॉडी का ये मैकेनिज्म है जिसे बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस। ओके, हमारा जो बॉडी होता है वो अलग अलग बैक्टीरिया वायरस के लिए अलग अलग टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। कुछ बार इन्फ्लामेशन हो जाता है। ओके, तो कुछ बार ये फेगोसाइटोसिस होता है। तो इम्यून रिस्पॉन्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो ये एक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स है। ओके, ऑप्सोनाइजेशन एंड फेगोसाइटोसिस। ओके, क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी अटैच हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स बनेगा। कहाँ पे जाएंगे? फेगोसाइट सेल के अंदर। ये प्रोसेस को बोलेंगे फेगोसाइटोसिस। और अब ये जो फेगोसाइट सेल है वो अपने अंदर से ऐसे केमिकल रिलीज करेगा जो एंटीजन को मार देगा। ओके, चलो, कुछ इस तरह प्रोसेस होता है। यहाँ पे सेम दिखाया है। ओके, ऑप्सोनाइजेशन हुआ यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी अटैच हुए। एथेशन एंड इंजेशन मतलब क्या? ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो फेगोसाइट सेल के अंदर आ गया। ओके, फेगोसोम का फॉर्मेशन हुआ। अब ये डिग्रेड हो रहा है धीमे धीमे। ठीक है, चलो, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो 5 टाइप के एंटीबॉडी है, IgG, IgE, D, M एंड A। ओके, ये जो 3 है वो सिंगल मॉलिक्यूल है एंटीबॉडी के, वाइल IgM के अंदर टोटल 5 जो एंटीबॉडी होते हैं वो अटैच हुए होते हैं। वाइल IgA के अंदर 2 एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इसे बोलते हैं डाइमर। ओके, और IgM को बोलते हैं पेंटामर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से ध्यान रखनी है। चलो, MCQs देखते हैं। प्लांट डू नॉट हैव कैंसर एज, प्लांट के अंदर कैंसर नहीं होता। सिंपल है, प्लांट सेल हैव देयर सेल वॉल। ओके, कैंसर क्यों होता है? तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन हो जाता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन। अभी प्लांट के पास तो क्या है? उनके सराउंडिंग तो बहुत थिक, ओके, बहुत थिक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ओके, तो एक दूसरे के डेंस कांटेक्ट में होते हैं जो सारे प्लांट सेल है वो। ओके, नॉर्मली कैंसर सेल के अंदर क्या होता है? तो एक सेल है, बहुत सारे सेल का स्ट्रक्चर है, उसमें से कोई एक सेल सेपरेट हो गया, कंटिन्यूअस सेल डिवीज़न करने लगा। ओके, तो उस वजह से ट्यूमर कैंसर फॉर्मेशन पर यहाँ पे तो सारे डेंस है बाय फॉर्मिंग बाय अटैचिंग विथ ईच अदर्स सेल वॉल। ओके, तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है, इसलिए कैंसर नहीं देखने को मिलता प्लांट सेल में। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग इन्फ्लामेशन एक्सेप्ट। ओके, अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं इन्फ्लामेशन के बारे में। ओके, तो देखो, फर्स्ट है द सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू एनी इंजरी वेदर इट बी बर्न, इन्फेक्शन और ट्रॉमा। ओके, इन्फ्लामेशन मतलब सूज जाना, स्वेलिंग हो जाना, वो क्यों होता है? तो फर्स्ट रीज़न दिया है कि जब भी कोई इंजरी होता है या फिर बर्न हो जाता है तो वो जगह पे इन्फ्लामेशन होता है। ओके, कोई जगह पे चोट लगी है वो सूज जाएगा। ओके, स्वेलिंग हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। तो फर्स्ट पॉइंट सही है।
The sign of inflammation are pain, redness, swelling, heat, possibly loss of function. ओके बिल्कुल सही है, इन्फ्लामेशन होगा वो जगह पे रेडनेस हो जाएगा, थोड़ा पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगा. ओके तो सारे जो सिम्टम्स है वो देखने को मिलते हैं जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे. साइटोकाइन, हिस्टामाइन, कॉम्प्लीमेंट्स एंड अदर केमिकल मेडिएटर आर रिलीज. ओके ये ऑप्शन भी सही होता है, जो जगह पे चोट लगी है वहाँ पे ये सारे केमिकल रिलीज हो गए. ओके ड्यू टू इन्फ्लामेशन ये सारे केमिकल क्यों रिलीज होते हैं, तो लेट्स से कोई जगह पे कट हो गया. ओके इंजरी हुई है, कट हो गया, तो अभी वो साइट पे इजीली कोई भी एटमॉस्फेयर में से जो बैक्टीरिया वायरस है वो साइट पे से बॉडी के अंदर एंटर कर लेते हैं. ओके तो क्या होगा, वो जगह पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ये सारे केमिकल्स रिलीज हो गए. तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर आने का ट्राई करेगा तो ये केमिकल्स जो है वो प्रिवेंट करेंगे. ओके वो बैक्टीरिया वायरस की आगे ना पहुंच पाए, आगे बॉडी के अंदर ना चला जाए. ओके तो ये सारे केमिकल रिलीज होते हैं इन्फ्लामेशन में. तो थर्ड पॉइंट भी सही है. एंड लास्ट, मोनोसाइट आर द फर्स्ट सेल टू अराइव फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन. ये बात गलत है. फेगोसाइट सेल होते हैं वो पहुंचते हैं जहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पे. ओके तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये तीनों जो है वो सही है अबाउट इन्फ्लामेशन. अभी देखो ये जो तीनों पॉइंट है वो बिल्कुल नए हैं, हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन नहीं है. तो इन्फ्लामेशन ये 3 पॉइंट ओके वो नोट कर लेने के. नेक्स्ट देखते हैं IgM. ओके तो IgM हैज़ 5 एंटीजन बाइंडिंग साइट. गलत, IgM के पास 10 एंटीजन बाइंडिंग साइट है. ओके IgM देखा हमने 5 एंटीबॉडी. ओके और एक एंटीबॉडी के पास 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट, तो 5 के पास 10. हैज़ एबिलिटी टू क्रॉस द प्लासेंटा. उसके बाद है अटैच टू मास्ट सेल एंड बेजोफिल. हैव 5 कांस्टेंट रीजन. ओके तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 4. 5 कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट होते हैं. एक एंटीबॉडी के पास एक कांस्टेंट, 5 के पास 5 कांस्टेंट रीजन. उसके बाद देखो ऑप्सोनाइजेशन. ऑप्सोनाइजेशन क्या है, किलिंग ऑफ टारगेट सेल बाय साइटोटॉक्सिक टी सेल. ओके तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो गलत आएगा. इज ए सिक्रीटरी कंपोनेंट ऑफ IgA हेल्प इंक्रीज फेगोसाइटोसिस. ओके देखो ऑप्शन 3 है वो सही आएगा. हमने आगे देखा कि ऑप्सोनाइजेशन क्यों होता है, तो उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस होने वाली है वो है फेगोसाइटोसिस, इनगल्फ कर लेना. जो ऑप्सोनाइजेशन स्ट्रक्चर बना है, एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बना है बाय ऑप्सोनाइजेशन, उसका इंजेशन या फिर वो इनगल्फ हो जाता है इनसाइड फेगोसाइट सेल. ओके तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो है फेगोसाइटोसिस. तो ऑप्शन 3 सही आएगा कि ऑप्सोनाइजेशन हेल्प इंक्रीज फेगोसाइटोसिस. एपिटॉप क्या है, तो हमने देखा कि एंटीजन के ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. ऑप्शन 3 पार्ट ऑफ द एंटीजन दैट इज बाउंड बाय एंटीबॉडी. What type of immunity is induced by hepatitis B vaccine? ओके हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, तो देखो अभी वैक्सीन है आर्टिफिशियल होगा, तो फर्स्ट आर्टिफिशियल तो है ही. ओके उसके बाद देखो ये जो हेपेटाइटिस बी के जो वायरस है ओके उनको इनएक्टिवेट करके वैक्सीन बनाया जाता है. ओके तो इनएक्टिवेट किया है किसे, हेपेटाइटिस बी के वायरस यानी कि एंटीजन को, और एंटीजन बॉडी में जाए उसकी वजह से जो इम्यूनिटी डेवलप होता है वो होता है एक्टिव. ओके अगर आपने सीधे सीधे वैक्सीन के अंदर एंटीबॉडी डाल दिए है तो कौन सा हो जाएगा, पैसिव टाइप का. ओके तो एक आर्टिफिशियल तो है ही. ओके तो ये दोनों ऑप्शन रहते हमारे पास 3 और 4. पर अब हमें क्या सोचना है कि वो एक्टिव है या फिर पैसिव. तो ये टाइप का जो हेपेटाइटिस बी
वैक्सीन है उसके अंदर क्या किया जाता है, इनएक्टिवेटेड वायरस रखे जाते हैं। ओके, और ये इनएक्टिवेटेड वायरस बॉडी के अंदर जाएंगे, फिर एंटीबॉडी बनेंगे, तो ये होता है एक्टिव इम्यूनिटी। तो सही ऑप्शन आएगा आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, सारी चीज़ें लेक्चर्स में डिस्कस की है हमने। Beside helper T cell, what are two other type of cell that HIV infect? ओके, तो HIV के अंदर जो दूसरे सेल इन्फेक्ट होते हैं वो है मैक्रोफेज एंड ब्रेन सेल। The antigen binding site of an antibody molecule are formed from the molecule's variable region. Why are these region described as variable? ये region को variable क्यों बोलते हैं? तो क्यों बोलते हैं कि ये जो रीजन है उनके ऊपर जो ये जो रीजन होते हैं वेरिएबल रीजन, उनके अंदर क्या होता है, तो वो चेंज होते हैं पांचों टाइप के एंटीबॉडीज़ में। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर है वो चेंज है। तो ऑप्शन 4 देखो, द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ दीज रीजन वेरी वाइडली अमॉन्ग एंटीबॉडीज़ फ्रॉम डिफरेंट बी सेल। ओके, सारे जो एंटीबॉडीज़ होंगे जो बी सेल के अंदर से बनते हैं वो सब के अंदर ये वेरिएबल रीजन के ऊपर जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस है वो चेंज होगा, इसीलिए उन्हें वेरिएबल बोलते हैं। पर्सन गेट इन्फेक्टेड बाय पैथोजन एंड इज नाउ रिकवरिंग फ्रॉम द डिजीज़, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप वुड बी। ओके, तो क्या नेचुरली इन्फेक्ट हो रहा है पर्सन। ओके, तो क्या होगा, नेचुरल तो आएगा ही। उसके बाद क्या है, रिकवरिंग फ्रॉम द डिजीज़। ओके, रिकवर हो गया तो सीधी बात है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बने होंगे। तो जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन 1, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। The class of immunoglobulin that attach to mast cell and the basophil to initiate inflammatory response are। okay, तो मास्ट सेल बेसोफिल के साथ अटैच होते हैं, इनिशिएट करते हैं इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, वो होते हैं IgE टाइप के एंटीबॉडीज़। दिस सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमरल एडाप्टिव immune response proliferate and differentiate into plasma cell in the जो सेल बनते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ह्यूमरल एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि बीटा सेल या फिर जो टी लिम्फोसाइट सेल है। सॉरी, यहाँ पे बात हो रही है टी लिम्फोसाइट के बारे में जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमरल एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। तो ये जो सेल है वो कहाँ जाके मैच्योर होते हैं, तो ये जो टी टाइप के जो सेल होते हैं वो मैच्योर होते हैं थाइमस के अंदर। ओके, तो वो मैच्योर हो गए थाइमस में। और अगर बात हो रही हो बी लिम्फोसाइट के बारे में, सॉरी यहाँ पे बात हो रही है, सॉरी वंस अगेन, ह्यूमरल एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बी लिम्फोसाइट। एंड बी लिम्फोसाइट जो है उनका प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंशिएशन जो जगह पे होता है वो है ब्लड स्ट्रीम। सॉरी, जो जगह पे होता है वो है स्प्लीन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा रेड पल्प ऑफ द स्प्लीन। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 4। द CD8 T lymphocyte destroy their target cell by releasing a substance that affect। तो देखो यूजुअली ये जो T lymphocyte होते हैं, T lymphocyte वो दो टाइप के होते हैं, CD8 एंड CD4। CD8 एंड CD4 ये जो दोनों है वो टारगेट करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन जो है एंटीजन का सेल मेम्ब्रेन, उसे ब्रेक डाउन करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, दिस CD8 T lymphocyte डिस्ट्रॉय देयर टारगेट सेल बाय रिलीजिंग ए सब्सटेंस दैट अफेक्ट। तो ये जो सब्सटेंस रिलीज करेंगे वो किसे डिस्ट्रॉय कर लेगा, सेल मेम्ब्रेन को। An antibody molecule has antigen binding site
लोकेटेड इन, ओके, कौन से रीजन पे लोकेटेड होता है एंटीजन बाइंडिंग साइट, तो लोकेटेड होता है वेरिएबल रीजन ऑफ एच एंड एल पॉलीपेप्टाइड चेन, ओके, तो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के लिए सही स्टेटमेंट कौन सा है, ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज नीड टू बी इंजेक्टेड टू ट्रीट द बाइट ऑफ वाइपर स्नेक, ओके, सही ऑप्शन है ये कि अगर स्नेक बाइट हुआ है तो वो जो पेशेंट है उसे सीधे सीधे एंटीबॉडीज़ देने पड़ते हैं, ऐसा वेट नहीं किया जाता कि उसके बॉडी में एंटीजन डालो देन बॉडी है वो अपने आप एंटीबॉडी बनाएगा, ऐसा वेट नहीं कर सकते, ओके, तो क्या किया जाता है प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ है वो ही इंजेक्ट किए जाते हैं पेशेंट के अंदर जब स्नेक बाइट होता है तब, ओके, तो ऑप्शन 1 सही है। कॉमन कोल्ड डिफर्स फ्रॉम न्यूमोनिया इन दैट, ओके, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो देखो न्यूमोनिया इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ वाइल द कॉमन कोल्ड इज़ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़, गलत, दोनों कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ओके, कम्युनिकेशन हो रहा है बिटवीन हेल्दी पर्सन एंड इन्फेक्टेड पर्सन विथाउट वेयरिंग मास्क, ओके, तो क्या होगा जो बैक्टीरिया या फिर जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है फॉर पर्टिकुलर डिजीज़ वो ट्रांसमिट होगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। Pneumonia can be prevented by live attenuated bacterial vaccine while common cold has no effective vaccine, ओके, दोनों ऑप्शन है, दोनों पॉइंट है वो गलत है यहाँ पे। न्यूमोनिया होता है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है और बैक्टीरिया के लिए वैक्सीन नहीं होता, बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। न्यूमोनिया इज़ कॉज बाय वायरस, ओके, गलत ऑप्शन यहाँ ही हो जाता है, न्यूमोनिया बैक्टीरिया के थ्रू होता है नॉट वायरस। लास्ट ऑप्शन सही है, न्यूमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वियोली whereas the common cold affect nose and respiratory passage but not the lungs, okay, फोर्थ ऑप्शन सही है। Select the correct statement with respect to disease and immunization, इम्यूनाइजेशन और डिजीज़ के लिए सही स्टेटमेंट ढूंढना है। इफ़ ड्यू टू सम रीज़न B and T lymphocyte are damaged, the body will not produce antibody against pathogen, ओके, सही ऑप्शन है कि अगर कोई रीज़न से B एंड T लिम्फोसाइट है वो अगर डैमेज हो जाएंगे तो उसके अंदर से ही एंटीबॉडी बनते हैं, B लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाते हैं, T लिम्फोसाइट हेल्प करते हैं, ओके, तो एंटीबॉडी नहीं बन पाएंगे अगर ये दोनों डैमेज हो गए तो फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पे। कंसाइडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट रिगार्डिंग किडनी ट्रांसप्लांट एंड सिलेक्ट 2 करेक्ट आउट ऑफ दीज, ओके, किडनी ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इवन इफ ए किडनी ट्रांसप्लांट इज प्रॉपर द रिसिपिएंट मे नीड टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट फॉर लॉन्ग टाइम, ओके, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ओके, किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो गया तो वो पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि दूसरे इंसान का किडनी लिया है तो इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो सकता है, वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना है, तो इसलिए पर्टिकुलर टाइप के इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दिए जाते हैं बाय डॉक्टर्स, तो सही है। The cell-mediated immune response is responsible for the graft rejection, ओके, सही है, ये ऑप्शन भी ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है वो पर्टिकुलर इंसान के अंदर ड्यू टू सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। The B lymphocyte are responsible for rejection of the graft, ओके, गलत, ग्राफ्ट या फिर ऑर्गन रिजेक्शन के लिए T lymphocyte रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉट B। The acceptance or rejection of a kidney transplant depend on specific interferon, ओके, कोई लेना देना नहीं होता यहाँ पे इंटरफेरॉन का, ओके, तो जो सही है वो है A and B। Which of the following statement is correct? Patient who have undergone surgery are given cannabinoid to relieve pain.
बेनिंग ट्यूमर शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, हेरोइन एक्सेलरेट बॉडी फंक्शन, मेलिगन ट्यूमर में एग्जिबिट मेटास्टेसिस। ओके, तो सही ऑप्शन आएगा वो है सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन 3। ओके, देखो ऑप्शन 2 एंड 4 तो बिल्कुल ही गलत है। बेनिंग ट्यूमर के अंदर मेटास्टेसिस बिल्कुल नहीं होता, और मेलिगन ट्यूमर तो उसका मतलब ही है मेटास्टेसिस। यहाँ पे क्या लिखा है, मे एग्जिबिट, नहीं, जब मेलिगन ट्यूमर होगा तब मेटास्टेसिस होगा ही। ओके, तो सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3। हेरोइन जो ड्रग है वो बॉडी फंक्शन एक्सेलरेट कर लेता है। Transplant of tissue organ to save certain patient often fail due to rejection of such a tissue organ by the patient. Which type of immune response is responsible for such a rejection? Okay, organ ट्रांसप्लांट किया जाता है तब जो पेशेंट है उसका बॉडी रिजेक्ट करता है ऑर्गन या फिर टिश्यू को काफ़ी बार। ओके, तो उसके लिए जो इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है वो है सेल मेडिएटेड। खास याद रखना है, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट बाय बी लिम्फोसाइट। The substance produced by cell in viral infection that can protect other cell from further infection is interferon। बुक की सीधे सीधी लाइन है। स्मैक इज ड्रग obtained from ऑप्शन 1 latex of papaver somniferum। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन्स फॉर रूमेटोइड आर्थराइटिस। ओके, अभी देखो रूमेटोइड आर्थराइटिस जो था वो ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ओके, उसके रिगार्डिंग सही ऑप्शन ढूंढने हैं। फर्स्ट, द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्फ सेल इंक्रीज। ओके, क्या फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है कि बॉडी का जो एबिलिटी होता है टू डिफ्रेंशिएट पैथोजन, ओके, फ्रॉम सेल्फ सेल वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, इंक्रीज नहीं होता, वो डिक्रीज हो जाता है। बॉडी डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएगा कि कौन से सेल्फ, कौन से खुद के सेल है और कौन से फॉरेन बाहर के सेल है, कौन से पैथोजन है, वो एबिलिटी नहीं हो पाता। बॉडी अटैक सेल्फ सेल। ओके, ये ऑप्शन सही है। More antibodies are produced in body, and last है the ability to differentiate pathogen or foreign molecule from the cell is lost। ओके, तो ऑप्शन 2 एंड 4 सही है। ओके, लॉस्ट हो जाएगा ये जो प्रॉपर्टी है टू डिफ्रेंशिएट पैथोजन फ्रॉम द सेल्फ सेल। ओके, तो 2 एंड 4 राइट। When a apparently healthy person is diagnosed as unhealthy by psychiatric, the reason could be, okay, psychiatric मतलब mental health related जो डॉक्टर होते हैं उसे psychiatric बोलते हैं। ओके, तो ये जो डॉक्टर है वो हेल्दी पर्सन को अनहेल्दी बता रहे हैं, तो कौन सा रीज़न हो सकता है? तो जो रीज़न हो सकता है वो है पेशेंट शो बिहेवियर एंड सोशल माल एडजस्टमेंट। ओके, सोशल या फिर उसका जो बिहेवियर है वो सही नहीं है पेशेंट का, तब वो अनहेल्दी माना जाता है। मेलिगन ट्यूमर द सेल proliferate, grow rapidly and move to other part of body to form new tumor. This stage is called metastasis। okay, metastasis मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं कैंसर के सेल, वहाँ दूसरी जगह जाके भी नए जो सेल है वो डेवलप करेंगे। कंटिन्यूस माइटोसिस, सेल डिवीज़न होगा, नया ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, ये होता है मेटास्टेसिस। Cancer causing gene are called oncogene. Many diseases can be diagnosed by observing the symptoms in the patient. Which group of symptoms are indicative of pneumonia? Okay, तो pneumonia के लिए जो है symptoms वो है difficulty in respiration, fever, chills, cough and headache. Okay, चैप्टर 4 के MCQs देख लेते हैं। Assisted reproductive technology IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो ट्रांसफ़र, जो जाइगोट होता है, ओके,
वो या फिर जो एम्ब्रियो है विथ 16 ब्लास्टोमियर वो ट्रांसफ़र किया जाता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। ओके, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ऑप्शन 4 सही है, एम्ब्रियो विथ 16 ब्लास्टोमियर ट्रांसफर इनटू फेलोपियन ट्यूब। Hepatitis B is also considered as sexually transmitted disease. It can be spread through sexual contact। दोनों ऑप्शन सही है और रीज़न भी है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, बोथ द assertion एंड रीज़न आर ट्रू, द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। ओके, ऑप्शन ए सही आएगा। Importance in male and oligospermia leading to infertility can help by, मतलब ये डिजीज़ के अंदर क्या होता है, जो मेल के अंदर स्पर्म काउंट है वो कम हो जाता है। ओके, तो मेल के अंदर स्पर्म काउंट कम है तो ये जो टाइप का इनफर्टिलिटी है वो ट्रीट किया जाता है बाय स्पर्म डोनेशन। ओके, दूसरा जो इंसान है, दूसरा जो मेल है वो स्पर्म डोनेट करेगा और जो वो कपल है दे कैन हैव चाइल्ड नाउ। ओके, तो ये टाइप का जो इनफर्टिलिटी है जहाँ पे मेल के अंदर स्पर्म काफ़ी कम है तो स्पर्म डोनर, दूसरा जो मेल है वो स्पर्म डोनेट कर सकता है और जो इनफर्टिलिटी है वो ट्रीट हो सकता है। विच इज़ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन डिजीज़ caused by bacteria that are obligate intracellular parasite। obligate intracellular मतलब ऐसे पैरासाइट, ऐसे बैक्टीरिया जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही सर्वाइव कर पाए। ओके, तो उसे बोलते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। तो ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, प्लस कैसा है जो बैक्टीरिया साइटोप्लाज्म के अंदर ही सर्वाइव कर पाए। ओके, तो वो जो डिजीज़ है वो है क्लेमेडिया। द फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग आयोडीज इज़, ओके, तो ये जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज होते हैं वो क्या करते हैं, दे सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। ओके, मोस्ट ऑफ आयोडी का यही फंक्शन है कि स्पर्म का जो मोटिलिटी है वो कम कर लेते हैं और फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करेंगे। इन केस ऑफ कपल वेयर द मेल इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ओके, ये टेक्निक सुटेबल होती है जब मेल के अंदर स्पर्म काउंट कम है तब। इंटेस्टिनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड। ओके, तो वॉलेंटरी जो कपल है वो डिसाइड करता है कि दे डू नॉट वांट टू हैव बेबी। ओके, तो वो होता है इंड्यूस एबॉर्शन। इन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर, टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसके अंदर क्या किया जाता है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। एम्ब्रियो जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो देखो, फर्टिलाइजेशन इज़ इन विट्रो, फर्टिलाइजेशन बाहर किया लेबोरेटरी के अंदर, बट एम्ब्रियो जो डेवलपमेंट है वो इन वीवो होगा, मतलब बॉडी के अंदर होगा। जो एम्ब्रियो है ब्लास्टोसाइट उसे ट्रांसफ़र किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में, देन वो धीमे धीमे डेवलप होगा और एंडोमेट्रियम के अंदर जाके अटैच होगा और डेवलपमेंट होगा। फर्दर जो डेवलपमेंट है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होगा, मदर बॉडी के अंदर ही होगा। ओके, व्हाट इज़ ट्रांसफ़र इनटू फेलोपियन ट्यूब इन ZIFT। तो ZIFT उसके अंदर उसके फुल फॉर्म में ही है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। ओके, तो जाइगोट जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर जाइगोट और एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर। ओके, वो ट्रांसफ़र किया जाता है ZIFT में। ओनली नॉट जाइगोट, जाइगोट और एम्ब्रियो विथ अप टू 8 ब्लास्टोमियर। ट्रांसफ़र ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल। ओके, अभी देखो ओवम, ओवम क्या है, गैमेट। ओके, गैमेट जो टेक्निक के अंदर बॉडी के अंदर एंटर करवाए जाते हैं वो है गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। ओके, फेलोपियन ट्रांसफ़र, तो GIFT। बैरियर मेथड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ। ओके,
तो बैरियर जो मेथड है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन है वो प्रिवेंट होता है, जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर नहीं हो पाते बैरियर मेथड में। सीधी बात है, स्पर्म एंटर ही नहीं हुए रिप्रोडक्टिव ट्रैक में तो स्पर्म एग सेल के बीच में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैरियर कंट्रासेप्टिव आर नॉट एक्सक्लूसिव फॉर यूज़ इन फीमेल। ओके, तो कॉन्डम्स जो है वो फीमेल के लिए नहीं होते। कॉन्डम्स जो है वो बैरियर मेथड है फॉर मेल कॉन्ट्रासेप्टिव। मेजर नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव एडवांटेज ऑफ बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव इज़ दैट दे प्रिवेंट। ओके, तो बैरियर जो मेथड होती है उनके अंदर STI सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ है वो स्प्रेड होने के चांसेस काफ़ी लो हो जाते हैं। टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी द बैरियर कंट्रासेप्टिव इन फीमेल आर यूज विथ। ओके, फीमेल के अंदर जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ होते हैं तो फीमेल के जो बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव है उसके साथ ये प्रीफर किया जाता है कि स्पर्मिसाइडल जो केमिकल है वो भी यूज़ किए जाए। देखो, स्पर्मिसाइडल केमिकल क्या करेंगे, अगर स्पर्म आ भी गए तो ये जो केमिकल है वो स्पर्म का डेथ कर लेंगे। ओके, किलिंग ऑफ स्पर्म इज़ नॉन एज स्पर्मिसाइड। ओके, तो स्पर्मिसाइड केमिकल यूज़ किए जाते हैं बाय फीमेल। ओके, जब फीमेल कोई बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करे तब। एमोनेरिया इज़ एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उसे बोलते हैं एमोनेरिया। लैक्टेशन एमोनेरिया मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, तो क्या होता है, देखो ये मेथड के अंदर ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल फ्लो डज नॉट अकर पोस्ट कंसेप्शन ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन। ओके, जस्ट आफ्टर बेबी बर्थ। ओके, तो बेबी बर्थ के बारे में फीमेल के अंदर जो हार्मोन है जैसे कि ऑक्सीटोसिन उसका लेवल काफ़ी हाई होता है, लैक्टेशन पीरियड होता है। ओके, जो बेबी है वो कम्प्लीटली डिपेंडेड है ऑन मदर्स मिल्क, तो ये लैक्टेशन पीरियड है जब बॉडी के अंदर जो हार्मोनल रेगुलेशन है, हार्मोन है वो काफ़ी अप एंड डाउन होते रहते हैं। ओके, देखो प्रेगनेंसी के अंदर जो हार्मोन है वो सारे चेंज हो जाएंगे। अब क्या फिर से जो प्रेगनेंसी के लिए जो हार्मोन बने थे ज़्यादा अमाउंट में, ओके, उसे फिर से नॉर्मल करना है, तो ये जो प्रोसेस है वो बहुत धीमे धीमे होगा। फीमेल जो बॉडी है उसे फिर से एडजस्ट होना पड़ेगा। ओके, तो ये टाइम के दौरान यूजुअली 6 मंथ तक फीमेल बॉडी के अंदर जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी, ओके, जस्ट आफ्टर बेबी बर्थ जो हार्मोन होते हैं वो काफ़ी इरेगुलेट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा और मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा। सीधी बात है, ओव्यूलेशन, ओवम रिलीज ही नहीं होगा, तो अगर स्पर्म बॉडी के अंदर आ रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओके, लैक्टेशन एमोनेरिया इज़ अफेक्टिव अप टू मैक्सिमम पीरियड 6 मंथ। ओके, 6 मंथ तक ये जो लैक्टेशन एमोनेरिया जो मेथड है वो इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल इन इंडिया शुड बी इनकरेज। दिस इज़ बिकॉज दिस विल डिस्करेज चिल्ड्रन फ्रॉम बिलीविंग इन मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। गलत। सेकंड है सेक्स एजुकेशन विल हेल्प एडोलसेंट टू लीड ए रिप्रोडक्टिव हेल्दी लाइफ। ओके, तो सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है, तो फर्स्ट रॉन्ग, सेकंड करेक्ट। स्टेटरी बैन ऑफ एमिनोसेटेंसिस इन इंडिया वॉज नेसेसरी बिकॉज एमिनोसेटेंसिस के अंदर क्या किया जाता था, तो जो फीटस है वो मेल है या फीमेल, गर्ल है या फिर बॉय, वो देखा जाता था। ओके, वो डिटरमाइन किया जाता था, सेक्स डिटरमाइन किया जाता था। अगर यूजुअली जो इंडिया है उसके अंदर क्या होता था, तो जो गर्ल है वो पता चले कि पर्टिकुलर फीटस एम्ब्रियो गर्ल चाइल्ड है तो अबॉर्शन करवा लेते थे, तो इसीलिए ये मेथड इलीगल किया गया। क्यों, तो ऑप्शन 4 सही। इट कैन बी यूज टू प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटस लीडिंग टू फीमेल फेटिसाइड्स। ओके, सहेली क्या है, तो न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल।
द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI इज़ लोकेटेड लखनऊ। ओके, उसके बाद है इंडियन पॉपुलेशन क्रॉस 1 बिलियन इन May 2000। ओके, ऑप्शन 2 सही। ओके, तो ये है चैप्टर 8 एंड 4 के MCQs, याद रखते हैं। थैंक यू।